ओके, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। काफ़ी लेट हो गया ना क्लास में। पिछली क्लास चल रही थी यार, अभी जस्ट एंड हुई है मेरी यूट्यूब वाली क्लास, तो ये सेशन लेट हो गया। ओके, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? मैं दिखाई तो अभी दूंगा, सामने आ रहा हूँ, बट आवाज़ आ रही है आपको? एक बार बता दो। ओके, परफेक्ट। ठीक है, आज हम अपने डिजिटल बैंकिंग टूल के लेक्चर को एंड कर देंगे। ठीक है, ज़्यादा टॉपिक नहीं है, थोड़े बहुत ही कुछ चीज़ें हैं करने वाली डिजिटल बैंकिंग टूल के बारे में। आज हमारा टॉपिक ये एंड हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्लास से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि काफ़ी समय हो गया हमारे डिजिटल बैंकिंग टूल के चैप्टर को देखते हुए। आज हम बात करने वाले यूपीआई की, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की। खैर, इसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, बहुत अच्छे से आपको पता होगा, क्योंकि आप ऑन अ डेली रूटीन इसका इस्तेमाल करते हो। ठीक है, यूपीआई का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसमें आपको यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको एक इंटरफेस आपको उपलब्ध कराया जाता है किसी ऐप के माध्यम से, जिसमें आपके जितने भी बैंक अकाउंट है वो आपके एक ही जगह पर लिंक हो जाते हैं। आपको एक वीपीए यानी कि वर्चुअल पेमेंट एड्रेस आपका बनता है, आपकी कोई आईडी बना दी जाती है। मान लीजिए कपिल काठपाल हो गया, है ना। मान लीजिए मेरा नाम कपिल काठपाल है, तो मैं अपना यूजर नेम कपिल काठपाल @ उसके आगे लग जाता है ना, ओके एक्सिस, ओके आईसीसी, ओके एसबीआई, ओके ये, ओके वो, है ना। तो वो आपका वर्चुअल पेमेंट एड्रेस हो जाता है। तो किसी भी व्यक्ति को आप ये एड्रेस दे दोगे, तो वो अपने यूपीआई में यहाँ पर आपका ये नाम डालेगा, ये पूरा पूरा डालेगा @ लिखकर सब कुछ, तो आपको यहाँ पर पेमेंट वो भेज सकता है विदाउट नोइंग योर बैंक अकाउंट डिटेल्स। कुछ भी आपको नहीं चाहिए, आप भेज सकते हैं। इवन फोन नंबर के थ्रू आप कर लेंगे, तो फोन नंबर भी अगर है तो फोन नंबर पे भी डायरेक्टली पेमेंट हो सकते हैं। तो आपको जो उसका फोन नंबर चाहिए, अगर उसका लिंक्ड है फोन नंबर से यूपीआई, तो आप उसको नंबर पे भी आप जस्ट नंबर टाइप करेंगे, सेंड पेमेंट करेंगे, तो वो भी अपने आप ऑटोमेटिकली उसकी यूपीआई आईडी फैच करके और उसको पेमेंट पहुंचा देगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यूपीआई आईडी इज ऑल अबाउट। यूपीआई इस तरह से काम करता है, बेसिक फंक्शनैलिटी यूपीआई की ये है। ठीक है, यूपीआई में बेसिकली एक और चीज होती है जो आजकल काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसे होता है कि जब भी आप कोई यूपीआई ऐप ओपन करते हो, तो आप क्या, जब ओपन करते हो तब आपको यहाँ पर एक पिन नंबर डालना पड़ता है, या फिर अगर आपने फेस आईडी इनेबल कर रखी है, कुछ भी इनेबल करा, फिंगर इंप्रेशन इनेबल कर रखा है, तो आपको वो डालना पड़ेगा, तभी वो आपकी यूपीआई ऐप ओपन होती है। फिर उसके बाद जब आपकी ट्रांजेक्शन हो जाती है, उसके बाद भी आपको एक पिन नंबर डालना पड़ता है। जब ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होने से पहले, कि आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, उससे पहले आपको पिन नंबर डालना पड़ता है। तो इसका मतलब ये दिस इज अ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। दो बार आपकी यहाँ पर ऑथेंटिकेशन की जा रही है कि आप कहीं पर भी पेमेंट कर रहे हो तो आपकी दैट इज डबल वेरिफिकेशन हो रही है। ऐसे नहीं किसी पर्सन ने अगर अंगूठा लगा दिया, किसी पर्सन का अगर वो बेहोश है, कुछ भी है व्हाटसोएवर, अंगूठा लगा दिया, ऐप तो खोल, लेकिन जब ट्रांसफर करेगा तो कैसे वो नंबर्स कैसे लेके, उसको नंबर्स नहीं पता। पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हो, है ना। अकेला वो नंबर अंदर वाला भी जान लेगा, मान लो एमपिन जान लेगा, जिसको हम एमपिन कहते हैं, वो भी जान लेगा, लेकिन वो ओपन नहीं कर पाएगा मोबाइल ऐप उसकी। तो ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन काफी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रेलेवेंट रहती है। ठीक है, बाकी जो चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, यहाँ पर आराम से पढ़ लेना। मैंने खैर उसकी पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड कर दी थी आपके यहाँ पर, आप उसको पीडीएफ को देख सकते हो। वही बात कर रहा हूँ, वर्चुअल आईडी, अकाउंट नंबर, आईएफएस, आधार नंबर वगैरह आपका होता है। ठीक है, नॉर्मली इसमें जो लिमिट है ये आपकी 1 लाख रुपए लिमिट होती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। लाइक अगर आपको यहाँ पर कोई स्टॉक मार्केट वगैरह में अगर पैसा लगाना है, फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस, सारी इंश्योरेंस से पैसा लगाना है, तो वो लिमिट आपकी 2 लाख, और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग रिटेल डायरेक्ट स्कीम के लिए लिमिट 5 लाख कर दी गई है। और साथ ही साथ अगर आपको हॉस्पिटल्स या फिर किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट में, एजुकेशन कॉलेज स्कूल में फीस भरनी है, तो उसकी लिमिट भी यूपीआई के थ्रू 5 लाख रुपए आपकी कर दी गई है। ये भी एक यहाँ पर फैक्टर अभी बदलाव देखने को मिला है यूपीआई में। नॉर्मली इसकी लिमिट 1 लाख है, मतलब मुझे किसी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को पैसा भेजना है तो मैं 1 लाख तक ही पैसा भेज सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं भेजना चाहता। एडवांटेज यहां पर दे रखी है कि आप पैसा भेजने की रिक्वेस्ट भेज सकते हो कि मुझे पैसा भेजिए, आप रिक्वेस्ट भेज दो, इस नंबर पे भेजिए, मतलब वो एक यूपीआई की ऐप के थ्रू ही आप इस चीज को एग्जीक्यूट कर सकते हो। वर्चुअल आईडी क्यूआर कोड के थ्रू एक सिंगल ऐप है, मतलब अलग अलग बैंक अकाउंट एक ही जगह पर आपके अवेलेबल रहते हैं।
सिंगल क्लिक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे काम करती है ताकि आपकी सिक्योरिटी बिल्कुल सही तरीके से बनी रहे। यूपीआई 2.0 यहां पर एक और आगे इसको और अपडेट किया गया यूपीआई को ही। उसमें अपडेशन में क्या था, वन टाइम मैंडेट विद ब्लॉक फंक्शनैलिटी, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई ऐसी चीज है जो आपने सब्सक्रिप्शन मॉडल में खरीद रखी है जिसका आपको रेकरिंग पेमेंट करना है, बार बार पेमेंट करनी है उसकी, तो उस पेमेंट को करने के लिए भी आपकी यूपीआई जो है वो फैसिलिटी आपको उपलब्ध करवाती है। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूं अपना खुद का ही। फॉर एग्जांपल मैंने एक नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, अमेज़न का ले रखा है, हॉटस्टार का, किसी का भी मान लीजिए सब्सक्रिप्शन ले रखा है। तो नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन में कि एवरी ईयर कुछ, एवरी मंथ जो है कुछ अमाउंट जो है वो यहां पर मेरे अकाउंट से डेबिट होती है और जो नेटफ्लिक्स वाले हैं उनके अकाउंट में वो पेमेंट चली जाती है। अब इसका एक तरीका ये है कि मान लीजिए 1 तारीख का साइकिल है, 1 तारीख शुरू हुई और 31 तारीख को ये 1 महीने के लिए मैंने पेमेंट कर दी। मान लीजिए 200 रुपए की पेमेंट है तो 200 रुपए मैंने पेमेंट कर दी इसको, ठीक है, 1 से 31 की। फिर 1 तारीख को ये मुझे फिर से अलर्ट जारी करेंगे, अलर्ट आएगा, मेल आएगी वगैरह वगैरह, सर पेमेंट ड्यू है, पेमेंट भरो, तभी आपका आगे अगले महीने नेटफ्लिक्स हम कंटिन्यू करेंगे, इस तरह की चीज आ जाएगी। तो वो चीज के लिए फिर से मुझे पेमेंट करनी है, फिर अगले महीने फिर पेमेंट करूंगा, फिर अगले महीने। तो इन सब झंझटों से बचने के लिए यूपीआई में इस तरह की फैसिलिटी को उपलब्ध करा दिया गया है कि आप यहां पर रेकरिंग पेमेंट जिनको हम कहते हैं वो कर सकते हैं वन टाइम में। आप एक बार में ही इंस्ट्रक्शन दे दीजिए, फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे आप इंस्ट्रक्शन दे दीजिए नेटफ्लिक्स वालों को कि ऑटोमेटिकली आप मेरे अकाउंट से इस डेट को आप मेरे अकाउंट से ऑटोमेटिकली इतना इतना रुपया काट सकते हैं। दिस इज कॉल्ड अ रेकरिंग पेमेंट, इसको हम रेकरिंग पेमेंट कहते हैं। ये जो रेकरिंग पेमेंट होती थी, इस पेमेंट को यहां पर करने की जो एक लिमिट होती थी वो 15,000 रुपए की हुआ करती थी। अब इस लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है कि आप 1 लाख रुपए की रेकरिंग पेमेंट जो है वो कर सकते हो यूपीआई के माध्यम से, ठीक है। पहले 15,000 हुआ करती थी। अगर आप लेटेस्ट करंट अफेयर्स की क्लासेस देखते हो, मेरी आरबी कॉर्नर की क्लासेस देखते हो, तो उनमें मैंने ये लेटेस्ट वाले अपडेट बताता रहता हूं, ठीक है। तो वो साथ साथ जरूर कर लिया करो। अगर आप एक्सक्लूसिव ये वाली क्लास कर रहे हो तो बेटा आपको साथ साथ में करंट अफेयर्स की डेली यूट्यूब की क्लास और आरबी कॉर्नर मैं यूट्यूब पे लेता रहता हूं हफ्ते में एक बार, वो भी आपको साथ साथ करते रहिएगा ताकि आपकी जो लेटेस्ट खबरें हैं वो इनके साथ अपडेट होती रहे, ठीक है। मान लीजिए आज की डेट में मैंने ये बता दिया। अब आप मान लीजिए इस कोर्स को आप 2 महीने बाद कोई व्यक्ति अगर सुन रहा है इस कोर्स को, आज अब मैं इस कोर्स को दिसंबर में कर रहा हूँ, आपके ये लाइव क्लास दिसंबर में चल रही है। अब यही कोर्स अगर आप मेरे से मई जून में कोई बच्चा आकर रिकॉर्डिंग बाद में ले रहा है, रिकॉर्डिंग सुन रहा है, तो तब मैं ये चीज बता रहा हूँ, हो सकता है उस टाइम पे 1 लाख की अमाउंट जो मैंने यूपीआई की बताई, तो हो सकता है 2 लाख हो जाए, तब तक 5 लाख हो जाए, जैसे इसमें अपडेट आया था ना। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना कि जो भी आप सुन रहे हो, मैक्सिमम चीजें 90% चीजें स्टैटिक वही सेम रहता है, कुछ चीजें अपडेट होती रहती है और उन अपडेट के लिए आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास सुनना बहुत जरूरी है। ओवरड्राफ्ट अकाउंट एज एन अंडरलाइंग अकाउंट इन यूपीआई। सो यहां पर यूपीआई को यहां पर ओडी अकाउंट से भी लिंक किया गया। अभी तक यूपीआई जो था उसमें आपके जो सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट थे वही फैच होते थे, लेकिन जो ओडी अकाउंट है जिसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में बात भी की थी, ओडी अकाउंट क्या होता है, तो ओडी अकाउंट भी आप लिंक कर सकते हो आप इस यूपीआई के माध्यम से, यूपीआई से बेसिकली, ठीक है। इसके अलावा नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, यूपीआई यहां पर कुछ और ट्रांजेक्शन को करता है, मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन करा सकता है, ओटीपी जनरेट हो सकता है, एमपिन वगैरह चेंज, ट्रांजैक्शन स्टेटस हम देख सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी वगैरह, हम बहुत सारी चीजें इसके थ्रू नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। चेक बैलेंस इंक्वायरी, 5 लास्ट की स्टेटमेंट्स, 5 स्टेटमेंट्स आपको 10 ट्रांजैक्शन दिख जाती हैं आपको, इस तरह की बहुत सारी चीजें, एमपिन वगैरह चेंज करना वो भी किया जा सकता है। अगला एक और आता है, दैट इज भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम, ये भीम बेसिकली क्या है, ये भीम एक ऐप है। दिस इज द ऐप जो कि यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऐप है और ये यूपीआई के ऊपर काम करती है। एक ऐप है जो कि यहां पर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के ऊपर काम करती है। जिस तरह से आपने गूगल पे, फोन पे देखा होगा, वो भी एक ऐप है जो कि यूपीआई के ऊपर काम करती है। इसी तरह से भीम भी एक ऐप है जो कि यूपीआई के ऊपर आप काम करती है। भीम की यहां पर चर्चा इसलिए की जा रही है क्योंकि भीम जो है एक प्रकार से ऑफिशियली ऑथेंटिकेटेड तो चलो सारे हैं, ऑफिशियली गवर्नमेंट की है ऐप, गवर्नमेंट की ऐप है। लाइक द गूगल पे, फोन पे या पेटीएम वगैरह, ये गवर्नमेंट की नहीं है, प्राइवेट एजेंसीज है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। लेकिन भीम जो है ये गवर्नमेंट की ऐप है, गवर्नमेंट के द्वारा इसको यहां पर रिकॉग्नाइज किया गया और ये काम वही करती है, सेम टू सेम जो आपका यहां पर जो यूपीआई के मैंने फंक्शन बताए हैं, वही सेम टू सेम ये यहां पर भीम ऐप के भी यहां पर फंक्शन रहते हैं।
हर एक फंक्शन जो भीम ऐप यहाँ पर करती है, जो यूपीआई करता है वही भीम ऐप में भी आप सारे का सारे फंक्शन कर सकते हो। सारी की सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं, आप इसको आराम से तसल्ली से पढ़ लेना। 20 रीजनल लैंग्वेज में यहाँ पर अवेलेबल है ये ऐप, है ना। आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, जिस लैंग्वेज में आपको यहाँ पर सुविधा हो पढ़ने में, उस लैंग्वेज में आप इस पूरे पूरे इंटरफेस को ला सकते हो। अब कुछ भी इसमें पेमेंट रिमाइंडर, स्प्लिट बिल, आईपीओ यूजिंग भीम ऐप, ये सब चीजें यहाँ पर आपके द्वारा की जा सकती है। नेक्स्ट आता है, एक सेकंड बीच में क्या था, ठीक है, हाँ यूपीआई ऑटो पे, ये मैंने आपको बता ही दिया। म्यूचुअल फंड्स, ओटीटी सब्सक्रिप्शन, एंटरटेनमेंट, ट्रांसफर लिमिट वही 1 लाख रुपए है। यूपीआई की जो लिमिट है 1 लाख रुपए, वही इसमें 1 लाख रुपए है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है यहां पर भारत बिल पेमेंट सिस्टम, बीबीपीएस। बीबीपीएस सिस्टम, ये हमने उस दिन पढ़ा नहीं था। बीबीपीएस बीबीएस सिस्टम मैंने पढ़ाया नहीं है आपको उस दिन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है हमने पढ़ लिया उस दिन। नहीं किया ना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। ओके, सो भारत बिल पेमेंट सिस्टम क्या कहता है? भारत बिल पेमेंट सिस्टम यहां पर आपको बिल पे करने की सुविधा उपलब्ध कराता है। यानी कि बहुत सारी एप्स हैं ऐसी जिनमें यहां पर आप बिल्स पे कर सकते हो। टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका जो इंटरनेट का बिल हो गया, अलग अलग लेवल पे आप बिलिंग वगैरह पे करते हो। फोन का रिचार्ज हो गया वगैरह वगैरह, रिचार्ज होने वाला बिल जहां पर जनरेट होता है, पोस्ट पेड बिल हो गया, है ना, फोन का। ये सारे के सारे बिल पे करने की सुविधा जो है वो यहाँ पर भारत बिल पेमेंट सर्विस के तहत आपको, भारत बिल पेमेंट यूनिट के तहत आपको, सिस्टम के तहत आपको दी जाती है। बीबीपीएस इसको कहते हैं। ये सिस्टम जो है, इसको यहाँ पर लाइसेंस्ड सिस्टम है। ये आरबीआई यहाँ पर आपको लाइसेंस देता है इससे संबंधित। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऐप जो है वो आपको बिल पे करने की सुविधा दे दे, नहीं। उसको पहले आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसको भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट की तरह यहां पर लाइसेंस लेना पड़ेगा। यहां पर कहीं पर शब्द भी लिखा होगा भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट, कहीं ना कहीं अगले पेज पर होगा। हाँ, ये रहा, ये पूरा पूरा इसी पेज पर ही है। भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट का इसको यहां पर एक रिकॉग्निशन लेना पड़ेगा यहां पर आरबीआई से, और जब ये रिकॉग्निशन आ जाए उसके बाद वो किसी भी तरह का बिल जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है। अगर आपने इस भारत बिल पेमेंट यूनिट को या फिर किसी भी ऐप को आपने जब बिल पे करते हुए देखना, अगली बार जो भी ऐप के थ्रू आप बिल पे करते हो किसी भी तरह का, जब वो बिल पेमेंट की विंडो आती है तो उसके कोने पर बीबीपीएस का लोगो भी बना होता है स्पेसिफिकली, यानी कि ये ऑथेंटिकेट है, आप इसके थ्रू बिल पे कर सकते हो। अगर वहां पर लोगो वोगो ना बनाए तो डरना मत कि सर लोगो तो बना नहीं हुआ सर, वो बाई चांस कहीं और होगा, किसी ऐसी जगह होगा जहां आपको दिखाई ना दे रहा होगा, या नीचे नीचे स्क्रॉल करते हैं तो नीचे नीचे पावर्ड बाय या कुछ ऐसा, लाइसेंस्ड बाय आरबीआई, ऐसा कुछ लिखा होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं वहां पर अवेलेबल रहता है बीबीपीएस का यहाँ पर आपका एक साइन, जिसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि ऑथेंटिकेट है, हम इसके थ्रू बिल पे किया जा सकता है। तो नॉर्मली ये बिल पे करने के लिए होता है, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकॉम, डीटीएच, गैस, वाटर बिल वगैरह वगैरह, इसी विंडो के थ्रू हम सारे के सारे बिल पे कर सकते हैं, टैक्सेस, इनवॉइस पेमेंट वगैरह वगैरह। डिफरेंट पेमेंट चैनल्स, Bharat bill pay transaction can be initiated through multiple payment channels like the internet banking, mobile banking, ये सब के थ्रू यहाँ पर हो सकता है। डिफरेंट पेमेंट मोड्स जो है, इनके थ्रू यहाँ पर पेमेंट मोड्स जो है, इनके थ्रू यहाँ पर पे किया जाता है। यूपीआई के थ्रू, वॉलेट्स के थ्रू आप पे कर सकते हो, कैश, कार्ड वगैरह जो भी आपकी वहां पर सुविधाएं दे रखी होती है उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। ये भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट है जो मैंने आपको बताया कि जो इस तरह का काम करती है। ये तो इंटरफेस है, ये तो एक प्रकार से आपको एक सुविधा दे रखी है। ये बेसिकली ऑपरेटिंग यूनिट है जिनको लाइसेंस दिया जाता है और वो काम करती है इसके लिए बिल का। ठीक है, आई होप सो कि ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। आगे चलते हैं एईपीएस। एईपीएस होता है आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जो है ये काम करता है आपके आधार कार्ड के साथ, आधार कार्ड के साथ लिंक होता है। अब इस सिस्टम में कैसे काम होता है? ये सिस्टम यहां पर दो तरीके से काम करता है, दो जगहों पर काम करता है बेसिकली। एक काम होता है जिसको हम माइक्रो एटीएम भी कहते हैं, है ना, माइक्रो एटीएम कहते हैं। माइक्रो एटीएम कैसे? बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो जहां पर बैंकिंग की सर्विसेज उपलब्ध नहीं होती हैं,
तो वहां पर बैंक के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं बीसीज, बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट उनको कहते हैं, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट उनको कहते हैं। तो बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट्स जो बिजनेस फैसिलिटेटर बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट्स होते हैं, ये इनके पास एक एटीएम मशीन, मतलब इनके पास एक पीओएस मशीन जो हैंड हेल्ड डिवाइस होता है ना, हाथ जितना जिसपे आप स्वाइप करते हो मशीन को कभी शॉपिंग करने जाओ, तो उतना ही एक डिवाइस होता है। वो लोग यहाँ पर ऐसे इलाकों में जो जहां से लोग बैंक में नहीं आ सकते हैं, तो वैसे गांवों में जाते हैं, बहुत दूर है बैंक उनका, वो आना नहीं समझते, उनको ट्रांजेक्शन करनी है, तो ऐसी जगह पे जाते हैं। ऐसी जगह पे जाकर वो डिवाइस होता है, उस पर अंगूठा या फिंगर इंप्रेशन रखने का एक जगह होती है, फिंगर इंप्रेशन लगता है, उनसे पूछते हैं कि क्या ट्रांजेक्शन करनी है, उनको विड्रॉ करना है पैसा, तो वहां पर वो कमांड डालेंगे 10,000 रुपए विड्रॉ, तो 10,000 रुपए वो उसकी जेब में होता है, ठीक है। मान लीजिए वो लेकर जाता है सुबह सुबह ब्रांच से अपने पैसा, कुछ ना कुछ पैसा लेगा, 50,000 लेगा, तो फिर जो भी गांव वाले जिसको पैसों की जरूरत है वो उसमें ट्रांजेक्शन कर देगा उस मशीन में, 10,000 रुपए, पर्ची भी निकलेगी जैसे स्वाइप मशीन पे निकलती है, उसका अंगूठा लगेगा, तो उसकी ऑथेंटिसिटी हो जाएगी, हाँ भाई अंगूठे के बेस पर पेमेंट की है, 10,000 रुपए लो। और ऑटोमेटिकली हमारे जो मशीन में जो ट्रांजेक्शन करी, वो ऑटोमेटिकली हमारे जो सिस्टम है, जो हमारे बैंक का जो सॉफ्टवेयर है, उसके अकाउंट में वो चीज रिफ्लेक्ट करने लग जाएगी। ऐसे किसी को पैसा जमा कराना है, ऐसे किसी को पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो ये बेसिक कुछ सुविधाएं यहाँ पर इन एईपीएस, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से, माइक्रो एटीएम के माध्यम से की जा सकती है। ठीक है। एक और इस तरह की चीज होती है जो कि शहरों में भी इस्तेमाल की जाती है, जिसमें क्या होता है कि आप शॉपिंग करने गए तो आपको पेमेंट नहीं, आप यूपीआई से नहीं कर रहे, किसी भी से पेमेंट नहीं कर रहे, आप इंटरनेट बैंकिंग कुछ नहीं इस्तेमाल करना चाहते, कैश पेमेंट नहीं, तो यहाँ पर काफी सारे दुकानदार, जरूरी नहीं है सभी के पास ये सुविधा है, लेकिन काफी सारे दुकानदारों के पास एक यहाँ पर बहुत, काफी नहीं बोलूंगा, बहुत कम है अभी अवेलेबिलिटी, अभी इसकी अवेयरनेस इतनी ज्यादा नहीं है। एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसपे आपका अंगूठा या फिंगर इंप्रेशन लग सकता है, वो अटैच होता है उसके पेमेंट सिस्टम से, आप वहां पर अंगूठा फिंगर इंप्रेशन देते हो, आपके पास एक ओटीपी आएगा, और ओटीपी में लिखा होगा इतनी अमाउंट इस पर्टिकुलर पर्सन ने रिक्वेस्ट की आपके अकाउंट से ट्रांसफर करने के लिए, तो आप उसको ओटीपी देंगे, ऑथेंटिकेट करेगा, ओटीपी डालेगा, आपके अकाउंट से तुरंत पैसा कटकर उसके अकाउंट में चला जाएगा। ये भी एक सिस्टम एईपीएस के तहत ही यहाँ पर होता है। तो एईपीएस एक अच्छी चीज है, मतलब बिना किसी वॉलेट के, बिना किसी क्यूआर कोड, बिना किसी स्कैनिंग के, आपके सिर्फ हाथ जो है वही आपकी पेमेंट करने के लिए ऑथेंटिक है, आपके हाथ ही काफी हैं किसी भी को पर्सन को भी पेमेंट करनी हो। ठीक है, सो दैट इज द आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ये चीज धीरे धीरे शहरों में आ रही है, गांवों में तो बहुत पहले से है। गांवों में ये माइक्रो एटीएम का इस्तेमाल बहुत फ्रीक्वेंट किया जाता है, क्योंकि ऑब्वियस अब बड़े बुजुर्ग जो हैं वो नहीं ब्रांच में आ पाते, उनको पैसे चाहिए, तो बैंक के द्वारा ये सुविधाएं दी जाती है। और ना ही ये सुविधाएं यहाँ पर बैंक में आपको रूरल एरिया में है, कुछ जो छोटे शहर होते हैं, छोटी मंडियां होती है, वहां पर इवन कुछ दुकानदार होते हैं जिनको हम सीएसपी कहते हैं, आपने सुना होगा सीएसपी, कस्टमर सर्विस पॉइंट। तो सीएसपी पे जाते हैं तब भी, वहां पर भी जाकर भी आपको एक डिवाइस पे आपको अंगूठा फिंगर इंप्रेशन लगाने के लिए बोलता है, और आपको वो पैसे दे देता है ना। तो वो भी इसी एईपीएस के ऊपर ही, इसी इंटरफेस के ऊपर ही वो काम करता है, इसी तर्ज पर। कैश विड्रॉवल, कैश डिपॉजिट, बैलेंस इंक्वायरी, धार टू धार फंड ट्रांसफर, मिनी स्टेटमेंट, फिंगर डिटेक्शन के थ्रू यहाँ पर ये सब चीजें सुविधा हो पाती है। ठीक है, तो आई होप सो कि ये चीज में, लेकिन इसके लिए मेन क्या चीज है, आधार नंबर आपका लिंक होना चाहिए आपके अकाउंट से, अगर लिंक नहीं है तो फिर क्या फायदा। ये देखो, ये माइक्रो एटीएम भी यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, एक अगला शब्द आता है हमारे पास, नियो बैंकिंग। अब देखो, हमने इतनी सारी चीजें बेसिकली डिजिटल बैंकिंग वगैरह की बात कर रहे हैं, एक शब्द और हमने पढ़ने को मिलता है, नियो बैंकिंग। नियो बैंकिंग, और या फिर कह लीजिए एक और इससे अपोजिट शब्द है, और वो है ब्रिक एंड मोटार बैंकिंग। ये जस्ट इसका अपोजिट शब्द है, ब्रिक एंड मोटार। ब्रिक एंड मोटार क्या हुआ? ब्रिक एंड मोटार पहले समझाते हो, जो आप नॉर्मली बैंक की ब्रांचेस देते हैं ना, जो आप जाते हो बैंक में काम करवाते हो वगैरह वगैरह, दैट इज अ ब्रिक एंड मोटार। यानी कि ईंट है, ईंट पत्थर सब लगा हुआ है ना, प्रीमाइसिस है पूरा, मतलब प्रीमाइसिस वाली ब्रांच ब्रिक एंड मोटार बैंकिंग। नियो बैंकिंग जैसे इसका अपोजिट, कि कोई भी यहां पर ब्रांच नहीं है, फिजिकल ब्रांच प्रेजेंस नहीं है, ओनली सब काम ऑनलाइन चल रहा है, वर्चुअल लेवल पे चल रहा है सारा काम, तो उसको हम नियो बैंकिंग कहेंगे। उसको हम नियो बैंकिंग करते हैं कि वर्चुअल काम चल रहा है, डिजिटल लेवल पे काम चल रहा है। बहुत सारी ऐसी एप्स हैं जिनके कोई भी ब्रांच एग्जिस्टेंस नहीं है, आपको लोन की सुविधा चाहिए, आपको डिपॉजिट कराना है, आप करा सकते हो, ट्रांसफर कराना है, आप क्रेडिट लिमिट चाहिए, आपको ले सकते हो। बहुत सारी ऐसी एप्स हैं जिनके थ्रू आप करते हो,
कोई जैसे आप उस दिन मैं देख रहा था स्लाइस नाम की मुझे एक ऐप दिखी जो जोमेटो स्विगी से लिंक है, आप स्लाइस के थ्रू पेमेंट कीजिए, आपको इतनी लिमिट बना दी गई है, आपके अकाउंट से पैसा अभी नहीं कटेगा, आप उसमें से पैसा निकलवाइए, बाद में एक साथ जमा करा दीजिए। ऐसी बहुत सारी एप्स है, तो ये सारे नियो बैंकिंग कहलाती है, सबको हम नियो बैंक कहते हैं। फिनटेक फर्म होती है दैट प्रोवाइड्स डिजिटल एंड मोबाइल फर्स्ट सर्विसेज लाइक पेमेंट, डेबिट कार्ड, मनी ट्रांसफर, लेंडिंग एंड मोर। बहुत सारी सुविधाएं ये अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, ओके। सो नियो बैंक डू नॉट हैव द फिजिकल ब्रांचेस, कंज्यूमर्स कैन क्रिएट देयर अकाउंट्स फ्रॉम देयर मोबाइल मैटर ऑफ मिनट्स बाय एक्सेसिंग द डेजिग्नेटेड मोबाइल डिवाइसेस फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ देयर होम इन एप्लीकेशन। ठीक है, वही चीज यहां पर लिखी हुई है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, जो कि लास्ट टॉपिक है डिजिटल बैंकिंग टूल का, दैट इज स्विफ्ट। स्विफ्ट, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ये इसका पूरा नाम है। बेसिकली अभी तक हमने इतनी सारी बातें कर ली हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पैसा ट्रांसफर करने के अलग अलग तरीके हमने सीखे हैं, अलग अलग तरीके हमने समझे हैं। अब एक और चीज समझ लेते हैं कि भाई साहब मुझे यहां से पैसा किसी और कंट्री में भेजना है तो मैं कैसे भेजूंगा, किसी और देश में मुझे पैसा भेजना मैं कैसे भेजूंगा। तो उसके लिए यहां पर इस्तेमाल किया जाता है स्विफ्ट टेक्नोलॉजी का, स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम का। ठीक है, ये स्विफ्ट जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल लेवल की, जो कि यहां पर जिसके बहुत सारे देश जो हैं उनके बैंक जो हैं इसके मेंबर हैं। और यहां पर मुझे मान लीजिए बाहर से पैसा इंडिया में भेजना है, इंडिया से पैसा बाहर भेजना है, तो मुझे जिस तरह से हमारे ब्रांच का, बैंक की ब्रांच का, किसी एक पर्टिकुलर बैंक की ब्रांच का आईएफएस कोड होता है, उसी तरह से यहां पर जितनी बैंक्स ब्रांचेस हैं उनका एक स्विफ्ट कोड भी होगा। जरूरी नहीं है कि हर एक बैंक की हर एक ब्रांच का स्विफ्ट कोड अपना अलग हो। कुछ बैंक्स जो हैं उनके स्विफ्ट कोड हर एक ब्रांच के अलग अलग भी हैं, और कुछ बैंक्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने किसी ब्रांच को स्विफ्ट कोड नहीं दे रखा, उनका एक ही स्विफ्ट कोड है। दोनों के ऊपर बात करूंगा। ठीक है, अब यहां पर मान लीजिए कोई यूएसए से मुझे उसने पैसा भेजना है, तो उसको यहां पर मेरी ब्रांच का स्विफ्ट कोड चाहिए होगा, मेरा अकाउंट नंबर चाहिए होगा, तो वहां पर ये स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम के थ्रू मेरे पास पैसा वो वहां पर पहुंचा देगा। अगर मेरे पास कोई मेरी ब्रांच का स्विफ्ट कोड नहीं है तो क्या होगा, एक मेरे बैंक का स्विफ्ट कोड होगा, वो मेरे अकाउंट में अकाउंट नंबर देकर और मेरे बैंक पे स्विफ्ट कोड के माध्यम से, जो बैंक का स्विफ्ट कोड है वो पेमेंट भेज देगा। तो वो स्विफ्ट कोड के माध्यम से वो पैसा जो है बैंक के सेंट्रलाइज सिस्टम में पहुंचेगा। बैंक के सेंट्रलाइज सिस्टम मेरे अकाउंट नंबर से फैच करेगा मेरी डिटेल्स, और वो बैंक के सेंट्रलाइज सिस्टम से मेरे पास पैसा पहुंच जाएगा। तो वो एक रूट है उस तरह से पहुंचना, एक डायरेक्ट भी पहुंच सकता है, एक इस रूट के थ्रू पहुंच सकता है, डिपेंड करता है बैंक टू बैंक कि बैंक ने अपने कस्टमर के लिए क्या सुविधा दे रखी है, क्या बैंक ने अपने सभी ब्रांचेस के लिए स्विफ्ट कोड ले रखे हैं या नहीं ले रखे हैं, तो उनका एक सेंट्रलाइज्ड कोड है। तो यही है स्ट्रक्चर्ड मैसेज ट्रांसफर सिस्टम यूजिंग द स्विफ्ट। ये यहां पर बेसिकली ना ही केवल इस्तेमाल किया जाता है किसी भी तरह की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए, फाइनेंशियल के लिए भी तो किया जाता है कि पैसा ट्रांसफर करना है, लेकिन ये नॉन फाइनेंशियल के लिए भी किया जाता है। आपको याद होगा मैंने आपको एक लेटर ऑफ क्रेडिट का यहां पर लेक्चर कराया था, जिसमें मैंने आपको बताया था लेटर ऑफ क्रेडिट में आपका लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, लेटर ऑफ कंफर्ट का मैंने कंसेप्ट समझाया था, जिसमें मैंने आपको नीरव मोदी का केस भी डिटेल में किया था, है ना। तो जो नीरव मोदी का केस है जो यहां पर हुआ था, उस केस में आप ये देखो कि जो इंडिया की जो पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच थी, पीएनबी की ब्रांच थी, उसने जो गारंटी दी थी बाहर के बैंक को कि भाई साहब बायर्स क्रेडिट के लिए, अब देखो यार ये टर्म मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, आपको याद होनी चाहिए, है ना। तो बायर्स क्रेडिट के लिए जो गारंटी दी थी पंजाब नेशनल बैंक ने बाहर के विदेशी बैंक को, तो उसके लिए जो इंस्ट्रक्शन पास की गई थी वो स्विफ्ट मैसेजेस के थ्रू ही पास की गई थी, वहां पर स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम का ही इस्तेमाल किया गया था, और ये स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम के थ्रू ही वो गारंटी वहां तक पहुंची थी। लेकिन बैंक में क्या था, बैंक का जो पीएनबी का सॉफ्टवेयर है, जो इंटरनल सॉफ्टवेयर है हमारा, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर जो था वो लिंक नहीं था स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम, जो कि ये वाला सिस्टम है इसके साथ। अगर वो लिंक होता तो हमारे बैंक के इंटरनल सिस्टम में अलर्ट जारी हो जाता कि ये भाई साहब ये गलत तरीके से, ये स्विफ्ट मैसेजिंग के थ्रू गलत तरीके से ये गारंटी भेजी जा रही है। अगर वो लिंक होता, वो लिंक नहीं था, उसी लूप होल का फायदा उठाकर वो एग्जीक्यूट किया गया वहां पर, ये फ्रॉड एक बहुत बड़ा। ठीक है, तो वहां पर भी स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। 24 आवर्स अ डे यहां पर ये काम करता है। बाकी इसके बारे में पढ़ लेना, कुछ खास नहीं, जो मैंने चीजें बताई है वही लिखी हुई है। ये स्विफ्ट की बाइफर्केशन है, ये स्विफ्ट कोड की बाइफर्केशन है। पहला 4 लेटर जो है वो बैंक का कोड होता है, 2 जो लेटर है बीबी वाले वो कंट्री कोड होता है, फिर उसके बाद लोकेशन कोड आ गया तीसरा, जो तीसरे नंबर पे 11 लिखा है, उसके बाद ब्रांच का कोड होता है 3 डिजिट का। तो ये स्विफ्ट कोड की यहां पर एक बाइफर्केशन यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, ओके, सो दैट्स इट।
आज के सेशन में यही था, इतना ही था। उम्मीद करता हूं हमारे डिजिटल बैंकिंग टूल के जितने भी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। कल हम नया लेक्चर करेंगे। कल एक हमारा बीच में एक टॉपिक रह गया लोन्स एडवांसेस में ही, एग्रीकल्चर एडवांसेस का। तो मैं कल आपको एग्रीकल्चर लोन्स एडवांसेस के बारे में कल बताऊंगा, और फिर हम नेक्स्ट आगे लेक्चर कंटिन्यू अपना कल करें। एग्रीकल्चर लोन्स एडवांसेस तो एक दिन का चैप्टर है, हो जाएगा वो एक दिन में, और फिर हम आगे बढ़ेंगे जैसे हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं फिर नेक्स्ट कल के सेशन में। शुक्रिया।